हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट लगातार कमेंट में आ रही थी कि मैं आरओ एआरओ का जो मेरा अंतिम चयन हुआ है उसका एक्सपीरियंस शेयर करूं कि कैसे मैंने क्या किया है, कौन सी बुक्स पढ़ी हैं। तो ये स्पेशली वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए मैंने बनाया है जो अभी ऑलरेडी जॉब में आ चुके हैं लेकिन आगे भी कुछ करना चाहते हैं। तो ये एग्ज़ाम उनके लिए एक सुनहरा अवसर है और इसको निकाला जा सकता है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है जैसा पीसीएस और आईएएस होता है, उससे थोड़ा सा आसान है लेकिन इतना आसान भी नहीं होता है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे परीक्षा के स्वरूप की, पाठ्यक्रम की, कट ऑफ की, और सामान्य हिंदी आलेखन और निबंध का जो पेपर आया था उसको मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आवश्यक पुस्तकें कौन कौन सी होती हैं, मतलब कौन सी पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं या आप पढ़ सकते हैं। रणनीति क्या होनी चाहिए, निबंध को कैसे लिखना चाहिए अच्छे नंबर पाने के लिए। सैलरी और सुविधाओं की थोड़ी बहुत बात हम लोग करेंगे कि क्या क्या सुविधाएं इसमें मिलती हैं। वैसे तो ये सब चीज़ें जानने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पढ़ने का तरीका सभी का अलग अलग होता है। दूसरी चीज़ ये है कि पढ़ने के घंटे सभी के अलग अलग होते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि सबका मस्तिष्क भी अलग होता है। और चौथी चीज़ ये है कि सबकी स्मरण शक्ति भी अलग होती है। तो हम किसी को एज़ इट इज़ फॉलो नहीं कर सकते, मतलब हम चाहें कि जैसे इन्होंने किया है सेम एज़ इट इज़ हम भी कर लें तो वैसा संभव नहीं है। मैक्सिमम चांसेस यही हैं, लेकिन आप फॉलो कर सकते हैं तो अच्छी बात है। हाँ, आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि आप जैसे भी हैं उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है और थोड़ा बहुत कमियां आपको पता चलती हैं कि शायद मैं ऐसे करूं तो और बेहतर हो सकता है। तो मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को यही सीखने को मिलेगा कि जहाँ पे आप में थोड़ी सी कमी होगी उसमें सुधार करने का आपको मौका मिल जाएगा। अभी हम अगर सबको फॉलो करने लग जाएंगे तो हर साल लोग चयनित होते हैं और हम सबका सब तरीका अलग अलग होता है, चीज़ें अलग अलग बताते हैं, तो उन सबको हम फॉलो नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, जहाँ पे आपको ज़रूरत हो कि हाँ ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए वहीं पर आप इसको ऐड करना। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सिलेबस की। तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है प्रीलिम्स का। जीएस का पेपर होता है 140 मार्क्स का, और इसका हिंदी का पेपर होता है 60 मार्क्स का। ठीक है, 140 नंबर का आपका जीएस का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है प्रीलिम्स में। और जो हिंदी का पेपर होता है सामान्य हिंदी का, ये 6 ही टॉपिक हैं। आपको इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा इसके अलावा टॉपिक नहीं पढ़ने। और हर टॉपिक 10-10 नंबर का आता है तो 60 नंबर की हिंदी हो जाती है। और आपके सिलेक्शन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। सामान्य हिंदी में मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे ठीक से तो नहीं याद है लेकिन आई थिंक 57 मेरे सही थे। 60 में 57 सही थे, तो माइनस मार्किंग के बाद एक नंबर कट गया था। 56 के आसपास इसमें सही थे। और 140 में मुझे लग रहा है कि 87 के आसपास इसमें भी मैंने अटेम्प्ट किए थे। तो 87 में अटेम्प्ट करने के बाद 80 के आसपास मेरे सही थे। मैंने जीएस में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लिया था क्योंकि मुझे पता था कि अभी तक इसकी जो मेरिट है वो मेरिट इतनी नहीं जाती है कि इतने पे मेरा सिलेक्शन रुक जाए। तो मैंने यही कोशिश की थी कि जितने मैक्सिमम मुझे सही सही आते थे मैंने उतने ही क्वेश्चन किए थे, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किया था। अभी मैं मेरिट के बारे में बाद में भी चर्चा करूंगा। तो ये हो गया था प्रीलिम्स का। और मुख्य परीक्षा का जो कार्यक्रम होता है इसमें सामान्य अध्ययन का पेपर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव ही होता है। 120 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है पूरा। और इसके बाद सामान्य हिंदी और आलेखन का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है। इसमें आपके गद्यांश का शीर्षक लिखने के लिए आता है 3 नंबर में, सारांश लिखने के लिए आता है 6 नंबर में, और 3 रेखांकित अंश होंगे उनकी व्याख्या करनी रहती है 12 नंबर में। फिर किसी दिए गए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन लिखना रहता है, ये 15 अंक का आता है। उसके बाद आपके सिलेबस में यही 9 पत्र हैं, शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालयादेश, ज्ञाप परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन और अनुस्मारक। तो इतने जो है
आपके कुछ में बहुत हल्का हल्का सा डिफरेंस होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है, लेकिन इतने ही पत्र आपको तैयार करने हैं और ये 8-8 नंबर के तीन क्वेश्चंस या इस तरह से आते हैं, तो 24 अंक के आपके लेटर हो जाते हैं। इसके बाद ये कुछ प्रशासनिक शब्दावलियाँ हैं, मतलब अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द आते हैं 10 नंबर के, हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द आते हैं 10 अंक के, मुहावरे और लोकोक्तियाँ आती हैं 5, और वो भी 10 नंबर की। आपका कंप्यूटर भी 10 अंक का आता है, तो कंप्यूटर भी आपका 10 अंक का आता है, तो इसको भी आपको तैयार करना रहता है। तो यहाँ से ये आपका मेंस का है सिलेबस। और खंड 2 जो होता है सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, तो इसमें 5 टॉपिक होते हैं। प्रीलिम्स में 6 टॉपिक होते हैं, एक टॉपिक यहाँ पे कम हो जाता है, तो 5 टॉपिक होते हैं हिंदी के। और ये हिंदी 60 नंबर की आती है और ये ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है। केवल सामान्य हिंदी और आलेखन का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा लेटर आपको लिखने रहते हैं, बाकी हिंदी जो आती है व्याकरण वाली ये ऑब्जेक्टिव होती है। और इसके बाद हिंदी निबंध आता है, तो ये आपके एरियाज़ दिए गए हैं। जैसे पहला इसमें एक लिखना रहता है, शब्द सीमा 600 वर्ड रहती है, तो 40-40 अंक के 3 ऐसे आपको लिखने रहते हैं। साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। फिर दूसरे में से एक लिखना है, मतलब विज्ञान पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार। उसके बाद तीसरे में भी एक आपको लिखना है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, और राष्ट्रीय विकास योजनाएं। तो इसमें अभी मैं दिखाऊंगा कि पेपर क्या आया था और मैंने कौन से ऐसे लिखे थे। तो ये आपका पहले तो सिलेबस है, इसको आप समझ लीजिए। अब अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो अभी तक अगर प्रीलिम्स की बात की जाए, तो प्रीलिम्स में अभी तक अ, करीब मान के चलिए कि 130 आपका सेफ है, सेफ स्कोर है। 130 नंबर जो है लगभग आप सेफ मान के चलिए। अभी तक इससे ऊपर स्कोर हुआ नहीं है, मतलब अगर आप 55 के आसपास या 50 प्लस निकाल लेते हैं हिंदी का स्कोर प्रीलिम्स में 60 में से, तो 140 नंबर जीएस के बचेंगे। और 140 में आपको कितने लाने रहेंगे, मुश्किल से 80 क्वेश्चंस, ठीक है। इतने में आपका सिलेक्शन मान के चलिए श्योर है। जनरल की मेरिट करीब 130 के आसपास रहती है, इससे ज़्यादा अभी तक फ़िलहाल देखने को मिली नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस हिसाब से अपनी तैयारी करके चलिए, 130 का टारगेट रखिए। अगर आप 55 प्लस हिंदी में ले आते हैं तो आपको जीएस में केवल और केवल 75 के आसपास लाने रहेंगे, और 140 में 75 लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। और हिंदी में भी 50 प्लस या 55 प्लस लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पेपर इजी होता है। तो ये क्वेश्चन आपके लाए जा सकते हैं नंबर इतने। तो अब आप जितना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में मेहनत करेंगे, आपको जीएस में उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि अटेम्प्ट में आप बहुत संभाल के अटेम्प्ट करिएगा। अटेम्प्ट आप जब आप करिएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि 1/3 माइनस मार्किंग होती है, तो बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इस साल के जितने भी पेपर दिए थे सबका मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था, चाहे लोअर पीसीएस हो, चाहे बीईओ का खंड शिक्षा अधिकारी वाला एग्ज़ाम हो, चाहे आरओ वाला। तो उनमें मैंने यही किया था कि जितने मुझे क्वेश्चंस आते थे, मान लीजिए कि आरओ में मुझे 75 प्लस क्वेश्चंस आते थे, तो भी मैंने केवल 87 के आसपास अटेम्प्ट किए थे। मतलब रिस्क कितना लिया था, यहाँ से देखा जाए तो 12 क्वेश्चन का मैंने रिस्क लिया था कि 12 क्वेश्चन पूरे के पूरे भी गलत हो जाएंगे तो मेरे कितने 4 क्वेश्चन सही वाले भी जाएंगे, तो 71 पे मैं रहूँगा, और 71 इधर से और 55 उधर से रहेंगे, तो कम से कम ये है कि 126 के आसपास रहूँगा, और मेरिट लगभग बननी चाहिए इतने पे। लेकिन उसमें भी मेरे क्वेश्चंस सही हो गए थे, 6 क्वेश्चन, तो 81 मेरे सही थे, 6 गलत थे, तो 79 के आसपास इसमें लगभग था। ये लगभग याद है मुझे कि इतना ही था। तो ये ऐसे ही स्कोर था हमारा।
133 या 35 के आसपास बन रहा था प्रीलिम्स का। तो अटेम्प्ट आप ध्यान से करना, अटेम्प्ट के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, और बहुत लोगों की जिनकी किस्मत अच्छी होती है उनके क्वेश्चन सही भी हो सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमेशा गलत ही होते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि अटेम्प्ट उतने ही कीजिए जैसे आपको आ रहे हैं जितने क्वेश्चन, उससे बस 15 से 18 क्वेश्चन या 21 क्वेश्चन तक का रिस्क लीजिए कि 6 से 7 क्वेश्चन आपके सही वाले भी गलत हो जाएं, तो आपका उतना ज़्यादा नुकसान ना हो कि पता लगे आपने अटेम्प्ट इतना ज़्यादा कर दिया है कि माइनस मार्किंग के बाद बहुत कम स्कोर हो गया है। अब उसमें जो मेंस का सिलेबस होता है उसका तो कट ऑफ का अभी फ़िलहाल पता नहीं चला है, मार्कशीट बाद में आती है। तो 120 क्वेश्चन जीएस के होते हैं, 60 हिंदी के होते हैं, 100 नंबर आपके हिंदी जो पत्र लेखन वगैरह है वो होती है, और इसके अलावा निबंध आपका 120 नंबर का होता है। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के हिंदी के, इसमें मेरे 28 सही थे। तो हिंदी का बहुत बड़ा रोल है सिलेक्शन में, और ये लगभग सबका एवरेज ही होता है, 70 से 75 के बीच में सबका स्कोर इसमें जीएस में रहता है ऑब्जेक्टिव पेपर में। तो उससे ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा रिस्क लेता है, बहुत ही अच्छा है तो 80 प्लस होता है, वरना बहुत ज़्यादा कोई रिस्क नहीं लेता। तो इतना मान के चलिए आपका स्कोर होता है। बाकी 100 नंबर का लेखन वगैरह होता है, तो यहाँ भी लोग अच्छा ही करते हैं क्योंकि लिमिटेड सिलेबस है, तो अच्छा स्कोर यहाँ भी जाता है। और 120 में मान के चलिए कि ऐसे राइटिंग वगैरह आप अच्छी करेंगे तो 80 प्लस मार्क्स इसमें आ सकते हैं। ठीक है, अब ये पेपर देख लीजिए आपका जो आया था हमारे मेंस में, तो ये 100 नंबर का है हिंदी और आलेखन का। तो ये एक आपको पैराग्राफ मिलता है, प्रस्तुत अवतरण का उपर्युक्त शीर्षक लिखना रहता है, और ये 3 नंबर का रहता है। प्रस्तुत गद्य अवतरण का सारांश लिखना है, तो ये इतना ज़्यादा बड़ा जो पैराग्राफ है इसका आपको सारांश लिखना है, और ये 6 नंबर का होगा। ठीक है, और अवतरण के रेखांकित अंशों की, जैसे ये यहाँ पे रेखांकित अंश है, तो 3 रेखांकित अंश लगभग रहते हैं। 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए ये 12 अंक आपको मिलते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो ये सरकारी पत्र का सारणी रूप में लिखना है। ये एक सरकारी पत्र आपको दिया गया है, इसको आपको सारणी रूप में लिखना है। एक शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे सारे लेटर्स को शॉर्ट में लिखना रहता है, तो इस तरह से एक टेबल बनती है, इसमें केवल संक्षिप्त रूप में लिख दिया जाता है कि क्या क्या मैटर था। तो ये एक अपनी सुविधा के लिए बनाया जाता है सरकारी विभागों में, कि जल्दी से पता चल रहा है कि उसका मैटर क्या था, पूरा लेटर पढ़ने की बार बार ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आपको पता है सरकार के पास कितने ज़्यादा लेटर्स आते रहते हैं। तो इस वजह से ये सारणी रूप बनाया जाता है। इसके बाद बात करें इनकी, तो शासकीय पत्र का लिखित प्रारूप आया था, अनुस्मारक का अर्थ और उसका लिखित प्रारूप आया था, कार्यालय आदेश और परिपत्र का अंतर बताते हुए परिपत्र का लिखित रूप आया था। तो ये 8-8 नंबर के क्वेश्चंस थे। तो इन लेटर्स को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद ये अंग्रेजी शब्दों के हिंदी रूप आपको लिखने हैं, तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आते, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे परमिट हो गया, सेल हो गया, रैंक हो गया, ड्यू डेट हो गया, सरप्लस हो गया, यानी जो आप दैनिक जीवन में यूज़ करते रहते हैं मैक्सिमम वर्ड वैसे ही रहते हैं। इन शब्दों के आपको अंग्रेजी रूप लिखने हैं, परियोजना, प्रक्रिया, छूट देना, भर्ती करना, गुणवत्ता। और इसके बाद जो लोको मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं आगे, कुआं पीछे खाई, आ बैल मुझे मार, का खाक छानना, लोहा लेना, हाथ मलना। तो ये हो गए आपके लोकोक्तियाँ, मुहावरे। कंप्यूटर संबंधी ये आए थे, तो इसमें मुझे शायद ये आसान था, लेकिन उस टाइम पे मुझे याद नहीं आया था। तो बाकी ये सारे ही क्वेश्चन जितने मैंने दिखाए हैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये भी ऑलमोस्ट मेरा अच्छा लिखा था मैंने, ये क्वेश्चन भी, और ये भी मुझे अच्छे से आता था सारणी रूप बनाना। और इसके बाद ये लेटर्स मेरे अच्छे से तैयार थे, और सारे लेटर्स मैंने काफ़ी अच्छे से लिखे थे। उसके बाद ये सारे ही मेरे सही थे, इसमें कोई भी गलत नहीं था, उस टाइम पे तैयार थे सारे। और इनमें भी सारे सही थे, सारे मुझे आ रहे थे, और ये भी सारे मुझे आ ही रहे थे हिंदी लेखन में। तो इसमें मेरे अच्छे नंबर होंगे। ये क्वेश्चन मेरा केवल छूटा था, बाद में मुझे याद आया था, उस टाइम पे याद नहीं आया था। तो ये 4 क्वेश्चन मेरे इसमें भी सही थे,
इसके बाद अगर बात करें निबंध की, तो ये निबंध थे हमारे टाइम के जो आए थे एग्ज़ाम में। तो इनमें मैंने जो है ये वाला लिखा था, इसमें साहित्य समाज की पुनर्सृष्टि है और अच्छा लिखा था। मैंने कोशिश करी थी कि लगभग 5 से 6 कोटेशन हर निबंध में मैंने डाले थे। मतलब मैंने जितने भी निबंध लिखे थे 5 से 6 कोटेशन कह लीजिए, या फिर किसी महापुरुष ने उसके बारे में कुछ कहा है तो फिर वो, या फिर कोई कविता के अंश हैं उस निबंध से रिलेटेड, तो 5 से 6 कोटेशंस का मैंने यूज़ किया है। वो कोटेशन भी हो सकते थे, कविता भी हो सकते थे, तो इस तरह से जो भी था। और करंट की चीज़ें जहाँ पे जोड़ी जा सकती थी वहाँ पे मैंने करंट भी यूज़ किया था। इसमें मैंने कृषकों की समस्याएं और उनका निदान लिखा था। तो इसको आप गेस भी कर सकते हैं। साहित्य वाले पोर्शन में साहित्य का 2 या 3 ऐसे तैयार कर सकते हैं। मैंने करीब 13 से 14 ऐसे तैयार किए थे जो मैंने गेस किए थे कि ये आने की संभावना है। तो ये साहित्य वाला भी मैंने तैयार कर रखा था। बाकी कृषकों की समस्याएं भी मैंने तैयार कर रखा था। और कोरोना बहुत ज़्यादा चल रहा था उस टाइम पे, और बीईओ के एग्ज़ाम में भी आया था कोरोना पर निबंध, तो ये भी मैंने तैयार कर रखा था। लेकिन कृषकों की समस्याएं मैंने अच्छे से तैयार कर रखा था, इसलिए मैंने यही लिखा था। भारत चीन सीमा विवाद में मैंने करंट के कंटेंट और उसमें कोटेशंस भी डाले थे। साथ ही साथ मैंने एक काम और किया था कि यहाँ पे भारत का मैप बना के, और जहाँ जहाँ पे उस टाइम पे विवाद चल रहे थे तो उन विवादित स्थलों को भी मैंने दिखाया था। तो ये एक मैंने प्रैक्टिस की थी इंडिया का मैप बनाने की, करीब 30 से 35 बार बनाया था और अच्छा बन रहा था। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मार्कर की वजह से उतना बेहतर नहीं है, लेकिन यहाँ पे उस समय पैगोंग लेक का विवाद चल रहा था, और इधर चाहबार पोर्ट और ये सब पोर्ट हैं। ग्वादर पोर्ट और चाहबार पोर्ट का था, और यहाँ पे हम्बन टोटा पे चीन ने अपना बेस बना रखा है। इधर नॉर्थ ईस्ट में भी कई जगह पे डोकलाम वगैरह का विवाद था। तो यहाँ पे हमने मैप बनाया था। इस भारत चीन सीमा विवाद वाले निबंध में मैंने इंडिया का मैप दिखा के, और जहाँ जहाँ भी विवाद, जलीय या स्थलीय विवाद हैं चीन के साथ, वो सारे मैंने इसमें शो किए थे। और कोटेशंस का भी मैंने यूज़ किया था। इसमें तो करंट का मैंने डेटा भी यूज़ किया था। करंट में जो चल रहा था जहाँ जहाँ पे विवाद, तो वो यूज़ किए थे। मतलब मैंने थोड़ा सा बीईओ में गलती हुई थी मुझसे। ऐसे मैंने सामान्य रूप से लिखा था, कोटेशंस का यूज़ वगैरह बहुत कम किया था, तो वहाँ से मुझे थोड़ी सी कमी लगी थी। तो इसमें मैं प्रिपेयर था कि मुझे ये चीज़ें करनी है। तो ऐसे में आप कोटेशंस का यूज़ कर सकते हैं, किसी महापुरुष के कथन यूज़ कर सकते हैं, या कविता के अंश यूज़ कर सकते हैं, या फिर करंट का डेटा यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैप बन सकता है तो मैप का भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आवश्यक पुस्तकों की, कि कौन कौन सी पुस्तकें ज़रूरी होती हैं, या मैंने कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ रखी हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो भारत और विश्व का भूगोल मैंने परीक्षा वाणी से ही पढ़ा है मैक्सिमम, कई बार पढ़ा है, इसलिए थोड़ा सा अच्छी लगती है। और ओल्ड एनसीईआरटी एक मैंने वैसे पढ़ रखी हैं, 6, 7, 8 की भी, और चैनल पे भी पढ़ी होंगी, आप लोगों को मैंने पढ़ाई भी होंगी। तो यहाँ पे ओल्ड एनसीईआरटी एक 11th की है, भारत का भौतिक भूगोल, तो वो अच्छी पुस्तक है ओल्ड एनसीईआरटी की, 11th क्लास की। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना वाणी में पर्याप्त कंटेंट आपका इस एग्ज़ाम के लायक दिया हुआ है। और एक ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस आप ले सकते हैं अगर ज़रूरी समझें तो, वरना तो आप बड़े बड़े मैप भी 2 खरीद सकते हैं। 2 बड़े बड़े मैप आप एक पॉलिटिकल और एक फिज़िकल का खरीद के, और बगल में लगा के कोई भी जैसे चीज़ आती है उसको आप देख सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से आप पढ़ पाएंगे या समझ पाएंगे चीज़ों को, और वो लंबे समय तक याद भी रहेंगी। प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें तो रामशरण शर्मा की पुस्तक है ओल्ड एनसीईआरटी 11th की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कई बार मैंने पढ़ी है, तो मैं उसी से पढ़ता हूँ और मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाते हैं। आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, मतलब
किताबें कोई भी बुरी नहीं होती हैं, बस ये है कि आपको अच्छे से पढ़ना है। मतलब कोई भी किताब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। और मध्यकालीन इतिहास की भी सतीश चंद्रा की ओल्ड एनसीईआरटी आती है, मोटी सी होती है, तो वो मैंने पढ़ी है। वैसे इनकी बुक भी आती है सतीश चंद्रा की, आप वैसे कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, सारी में लगभग वैसे ही हिस्ट्री रहती है। बस आपको जो किताब पढ़नी है वो आप अच्छे से पढ़िए। आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम भी अच्छी है, लेकिन मैं एस के पांडे पहले से पढ़ता आ रहा था तो मुझे इसी को पढ़ना थोड़ा सा आसान लगता है, क्योंकि कई बार पढ़ने से आप उस बुक से थोड़ा सा क्लोज हो जाते हैं। तो ये है एस के पांडे मैंने पढ़ी है आधुनिक भारत की इतिहास। विज्ञान में जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और उसके साथ लूसेंट पढ़ी थी। राज व्यवस्था में एम लक्ष्मीकांत, और घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है वो। पर्यावरण में मैंने वैसे तो किताबें पढ़ी हैं, लेकिन स्पेशली मैं घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वही पढ़ता हूँ, क्योंकि उसके पर्यावरण के जो भी क्वेश्चन होते हैं या तो करंट बेस्ड होते हैं, या फिर जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो उससे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते नहीं हैं। उत्तर प्रदेश परीक्षावाणी की एक पतली बुक आती है, परीक्षावाणी की आप पतली बुक खरीद के उसको पढ़ डालिए, और लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस आपके सारे तैयार होने चाहिए जो पिछले सालों में पूछे गए हैं या अभ्यास के लिए हर चैप्टर के लास्ट में डाले गए हैं, तो वो आप तैयार कर सकते हैं। जनसंख्या और नगरीकरण भी परीक्षावाणी पर्याप्त है, उससे आप पढ़ सकते हैं सारे क्वेश्चन, इसके भी आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में, डेप्थ में या बहुत मोटी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक दो क्वेश्चन आपके हो सकता है छूट जाएं, बाकी सारे क्वेश्चन इनसे हो जाते हैं। करंट अफेयर्स में मैं जो पढ़ता था, एक मंथली मैगज़ीन आप ले सकते हैं, कोई भी मंथली मैगज़ीन आप जो पढ़ रहे हो, कोई भी मैगज़ीन ख़राब नहीं है, चाहे आप पीटी पढ़ रहे हो, प्रतियोगिता दर्पण, या आप दृष्टि की एक उत्तर प्रदेश की अभी आने लगी है 5-6 महीने से, वो भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी उसमें इम्प्रूव किया है। और इसके अलावा भी आप चाहे घटना चक्र मंथली पढ़ रहे हो या कोई भी मैगज़ीन मंथली पढ़ रहे हो, कोई भी मैगज़ीन बेकार नहीं है, आप पढ़ सकते हैं मंथली मैगज़ीन कोई भी। हाँ, मैं उसके साथ एक काम और करता था कि एक 6-6 महीने पे आती है घटना सार, तो 6-6 महीने पे घटना सार आती है, मैं घटना सार एडिशनल पढ़ता था मंथली मैगज़ीन के अलावा, जब वो 6 महीने में आती थी। और एक एग्ज़ाम के लिए स्पेशली आती है घटना चक्र की दृष्टि नाम से, तो वो पूरे साल का रहता है और वो एग्ज़ाम के जस्ट पहले ही आती है। तो इन दोनों मैगज़ीन्स को मैं एग्ज़ाम से पहले पढ़ लेता था और काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हिंदी क्या है कि घटना चक्र पूर्वावलोकन एक आर स्पेशल आती है, मतलब आर के जितने भी अभी तक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन है उस घटना चक्र पूर्वावलोकन में। हिंदी के आप देखेंगे आर के नाम से, अब हो सकता है अपडेटेड भी आ गई हो, तो उसको मैंने एकदम समझ लीजिए रट रखा था, अच्छे तरीके से रट्टा मार रखा था। तो और उसके साथ आदित्य प्रकाशन की बुक मैंने क्योंकि बीईओ का भी एग्ज़ाम पास में था, तो मैंने आदित्य प्रकाशन की बुक से पढ़ा था स्पेशली बीईओ के लिए, और जो टॉपिक आरओ के थे उनको भी आदित्य प्रकाशन की बुक से पढ़ा था। सामान्य अध्ययन के एक घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती है, सामान्य अध्ययन की भी घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती है जो आरओ की स्पेशली होती है। तो आरओ के जितने भी क्वेश्चंस अभी तक के हैं जीएस के, उसमें सारे होते हैं, तो वो मैंने कर रखी थी, और ये समझ लीजिए कि उसको मैंने अच्छे से रट्टा मार रखा था, मतलब कि अगर प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन आए तो फिर वो हमसे मिस ना हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रैक्टिस सेट, ये काम मैंने किया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं था। मैंने 50 दिन में इस तरह से कुछ तैयारी की थी, क्योंकि वो मेरी मजबूरी थी कि मेरे पास इतना ही टाइम था। सबसे पहले तो जो बीईओ का मेरा था एग्ज़ाम, वो 16 अगस्त के आसपास था। 16 अगस्त को मेरा बीईओ का प्रीलिम्स था, और ये जो आरओ का था वो शायद 20 सितंबर के आसपास था। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत कम टाइम था, लगभग 30 से 35 दिन का समय था।
तो प्रीलिम्स के लिए, मैंने फिर प्रैक्टिस सेट का सहारा ज़्यादा लिया। वैसे तो बीईओ के एग्ज़ाम के लिए मैंने पढ़ी हैं बुक्स, लगभग सारी पढ़ रखी हैं, तो उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने करीब करीब 52 टेस्ट पेपर सॉल्व किए थे इस एग्ज़ाम के लिए। इस 30 से 35 दिन में 52 टेस्ट पेपर सॉल्व किए थे। सॉल्व करने का मतलब यह है कि उनको तैयार भी किया था। पहले तो सेट पेपर मार के देखा कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, फिर उनको मैं तैयार करता गया, तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो गई। तो 30 से 35 दिन इधर मिला था। उसके बाद जो बीईओ का मैंने मेंस दिया था, तो ये शायद 6 दिसंबर से था बीईओ का मेंस। और ये थोड़ा सा जीएस इसका डिस्क्रिप्टिव था, ऑब्जेक्टिव नहीं था, तो इसके लिए अलग से मैंने फोकस करके तैयारी की थी। उसके बाद जो आरओ का मेंस था वो लगभग 22 दिसंबर से था। 22 दिसंबर से था, तो इसमें भी मुझे मुश्किल से मान के चलिए 16 क्या 15 दिन इधर मिला था। और मेरा मेन फोकस बीईओ के एग्ज़ाम पे था, क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव पेपर था। तो मैंने सोचा था कि जो भी प्रीलिम्स में पढ़ रखा है या फिर बीईओ के लिए जितना भी मैंने पढ़ा है वो शायद आरओ में काम आ जाएगा। और हुआ भी वैसा। इन 15 दिनों में मुझे सब कुछ तैयार करना था, और लकीली मैंने मैनेज किया सारी चीज़ें। और इन 15 दिनों में मैंने मेंस का जितना भी था वो मैक्सिमम पोर्शन तैयार किया। तो थोड़ा बहुत पहले भी क्योंकि हिंदी वगैरह का पोर्शन बीईओ में भी था, मेंस एग्ज़ाम में हिंदी आनी थी, तो हिंदी वगैरह पढ़ चुका था, तो उतना ज़्यादा बर्डन नहीं था। और जीएस लगभग मैं पढ़ता ही आ रहा हूँ, तो उसका भी प्रेशर नहीं था। हाँ, मुझे एसे तैयार करने थे। तो ऐसे में लगभग मैं बीईओ के एग्ज़ाम से पहले 7 से 8 ऐसे तैयार कर चुका था। ठीक है, तो इन 15 दिनों में मुझे केवल 5 या 6 ऐसे और तैयार करने थे। मतलब पढ़े तो बहुत सारे ऐसे थे, लेकिन 7 से 8 ऐसे बीईओ के लिए ऐसे थे कि उनको मैंने 4-4 5-5 बार प्रैक्टिस किया था। 4-4 5-5 बार लिखने के बाद फिर आपका ऐसे थोड़ा सा निकल के आता है। ऐसे एक दो बार में बहुत सारी कमियां होती हैं, दूसरों से चेक करवाए, उसके बाद फिर से उसमें सुधार किया, और भी मुझे जहाँ से लगता था कि यहाँ और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तो उन चीज़ों पर थोड़ा सा काम किया था। तो ये 15 दिन में मैंने ये सारी चीज़ें तैयार की थी। तो प्रैक्टिस सेट आप मत छोड़िएगा किसी भी हालत में। प्रैक्टिस सेट ज़रूरी होते हैं एग्ज़ाम से पहले, और सामान्य अध्ययन के पूर्व सभी जितने पेपर हैं वो। अब बात करते हैं रणनीति क्या होनी चाहिए। अभी तो आप लोगों के पास पर्याप्त टाइम है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो 5 दिसंबर को है। एग्ज़ाम 5 दिसंबर को है लगभग 2021 में। तो अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है। आप इतनी जो बुक लिस्ट मैंने बताई हैं, अगर इतनी बुक्स भी आप पढ़ ले जाते हैं, तो मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन रुकना नहीं है। और प्रैक्टिस सेट पे आपको फोकस करना है, मतलब बुक्स पढ़ते जाइए। और जो मार्केट में प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हों, कोई भी बुरा नहीं होता है उतना ज़्यादा। ऑथेंटिक कोई बुक हो तो उसके आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। सब अपनी मैक्सिमम कोशिश करते हैं, मैक्सिमम एफ़र्ट डालते हैं कि अच्छे से अच्छा ही पेपर बने। तो आप कोई भी पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें आपका नुकसान नहीं होगा। या फिर आप देख लीजिए कहीं पे कोई ऑनलाइन जिसका फीडबैक अच्छा हो, उसके सेट पेपर ले सकते हैं। 25-30 सेट पेपर 1200 या 1500 इस तरह से लोग बेचते भी हैं, तो उनका आप सॉल्व करिए और उसमें आपको लाभ मिलेगा। और करंट के लिए आपको करना क्या है, करंट के लिए कोई भी मैगज़ीन आप पढ़ लीजिए, कोई भी मैगज़ीन ख़राब नहीं है। करंट का लगभग मटेरियल वही रहता है। तो करंट अफेयर्स आप एक कोई मंथली मैगज़ीन पढ़ते रहिए, मतलब पढ़ते क्या, उसको तैयार करते रहिए। या कोई ऑनलाइन चैनल जिससे भी आप जुड़े हैं करंट से लगातार, तो उसको एकदम फॉलो करिए और उस कंटेंट को तैयार करिए। बाकी घटना सार और दृष्टि एग्ज़ाम के टाइम आ जाती है, तो उसको आपको अच्छे से ख़त्म करना है। मतलब ये ऐसे टाइम पे ही आती हैं जब एग्ज़ाम के लिए केवल 15 से 20 दिन बचता है, उसके ही पहले ये आती हैं। ठीक है, उसके पहले आती हैं। तो मान के चलिए कि जब मैं मेंस दे रहा था तो घटना सार में मैं नहीं पढ़ पाया था। तो यकीन मानिए कि मैं
जब मैं जिस दिन एग्ज़ाम था मैं सुबह से बैठा और उस घटना सार को एग्ज़ाम होने से पहले तक मैंने ख़त्म कर लिया था, और उसमें से कम 7 से 8 क्वेश्चन का फ़ायदा मिला था। मतलब मैं केवल सुबह सरसरी निगाह पे देख रहा था, जो टॉपिक मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे थे मैंने सोचा कि इसको किसी तरह से ख़त्म करना है। तो 3 से 3.5 घंटे में मैंने वो घटना सार ख़त्म करी थी। मतलब ऐसा होता है ना कि पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कि हाँ यार ये टॉपिक अच्छा है, तो उस उन टॉपिक्स पे फोकस कर रहा था फालतू की छोड़ छाड़ के। तो मैंने 3 साढ़े 3 घंटे में पढ़ ली और 7 से 8 क्वेश्चन का मुझे जीएस में मेंस में फ़ायदा मिला था। निबंध का मैं ऑलमोस्ट बता ही चुका हूँ कि निबंध में आपको हर निबंध में जैसा मेरा एक्सपीरियंस है और कि एक तो वेरिएशन होना चाहिए। निबंध जो 3 आपको लिखने हैं वो एक आप किसी कोटेशन से शुरुआत कर सकते हैं, मतलब एक निबंध की कोटेशन से शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा किसी निबंध को जो है करंट के मुद्दे से आप शुरुआत कर सकते हैं। कोई करंट में मुद्दा चल रहा हो तो जो समसामयिक वाला निबंध आता है उसको आप करंट के किसी मुद्दे से जोड़ के शुरू कर सकते हैं। और तीसरा जो निबंध है इस तरह से क्वेश्चन मार्क टाइप में शुरू कर सकते हैं कि पहले आप क्वेश्चन करिए उस बारे में और उसके बाद जो है आप उसी का लिखते चले जाइए। तो इस तरह से करके एक वेरिएशन हो तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब एक ही टाइप के ना हो कि चेक करने वाले को लगे कि हाँ जो भी बंदा है उसके अंदर थोड़ा सा क्वालिटी है, नॉलेज है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने तीनों निबंध इसी टाइप से शुरुआत की थी। एक कोटेशन से शुरू किया था, एक जो भारत चीन विवाद था वो करंट के मुद्दे से, और एक जो है क्वेश्चन मार्क से शुरू किया था। तो कभी अभी अभी अगर आगे टाइम मिलेगा तो मैं निबंध जो मैंने लिख रखे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे केवल आपको तरीका पता चलेगा कि निबंध एक्चुअल में लिखना कैसे है। ठीक है, तो ये बात हुई निबंध के बारे में। उसके अलावा कम से कम आपको 4 से 5 कोटेशन तैयार कर लेने हैं हर टॉपिक पे। और मैं आपको बता दूं कि निबंध की तैयारी ऑन द स्पॉट नहीं होती है एग्ज़ाम से पहले। आपको कम से कम पहले से 15 दिन में एक निबंध या हफ्ते भर में अभी से कोशिश करनी चाहिए कि एक एक निबंध आप तैयार करते जाइए, क्योंकि कोटेशंस याद करना उतना आसान नहीं होता है। उसके लिए आपको पहले से ही तैयार करना पड़ेगा। और 4 से 5 बार एक निबंध को आप लिखते हैं तब आपको कहीं अंदर से महसूस होता है कि हाँ यार मैंने अच्छा निबंध लिखा है। ठीक है, तो निबंध की प्रैक्टिस थोड़ा सा पहले आप शुरू कर दीजिएगा। अभी आप मेन फोकस प्रीलिम्स पे रख सकते हैं। और क्योंकि जीएस और हिंदी का सिलेबस लगभग सेम ही है प्रीलिम्स और मेंस का, तो दोनों की तैयारी आप करेंगे तो प्रीलिम्स और मेंस की दोनों की तैयारी होगी। साथ में भाई लेटर बचता है, लेटर राइटिंग और ऐसे बचता है, तो इनकी तैयारी धीरे धीरे जब भी आपको टाइम मिले शुरू कर दीजिए एक साथ, क्योंकि वो हो नहीं पाता है। और थोड़ा सा गेस करिए कि कौन से, जैसे साहित्य और समाज वाला है तो उसमें लिमिटेड टॉपिक हैं, 2 या 3 ही घूम फिर के बार बार आते हैं, तो वो 2-3 आप लिख सकते हैं। और भारतीय कृषि की समस्याएं भी मैक्सिमम पूछा जाता है, इस तरह से उसको तैयार करके रख सकते हैं पहले। मतलब 5-6 तो ऐसे तैयार कर लीजिए जो लगभग पूछे ही जाते हैं घूम फिर के। और 5 से 6 जो करंट मुद्दों पे रिलेटेड हों, जो ट्रेंड चल रहा है। जैसे उस टाइम पे नई शिक्षा नीति आई थी तो बीईओ के एग्ज़ाम में शायद नई शिक्षा नीति के बारे में आया था। और कोरोना चल रहा था तो बीईओ और आरओ दोनों में कोरोना आया ही था। तो इस तरह के कुछ करंट के मुद्दे जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हों उन पे आप निबंध पहले से लिख के तैयार कर सकते हैं। और बाकी इतना आई थिंक पर्याप्त है अगर आप तैयार करना चाहेंगे तो। बाकी सैलरी की बात करें तो अभी शायद 62.5 से स्टार्टिंग है। और दूसरी चीज़ ये है 4800 ग्रेड पे की गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है आरओ की। और आपको लखनऊ में कुछ टाइम लगता है, लगभग 1 साल से 1.5 साल। तो 1 साल से 1.5 साल के बाद आपको 3 BHK का आवास वगैरह भी मिल जाता है लखनऊ सिटी में रहने के लिए। उसका कुछ परसेंट जो है अपना कटता है, 5,500 के आसपास कटता है। लेकिन फिर भी ठीक है, लखनऊ में अगर 3 BHK 5,500 में मिलता है तो बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है रहने के लिए। और मेडिकल फैसिलिटी आपकी अनलिमिटेड होती हैं, मतलब परिवार के माता पिता और पत्नी के लिए
जो भी हैं, और अंदर ही अभी तो जिम वगैरह है, जिम है, और खेल की सारी सुविधाएं हैं। जो भी आप खेलना चाहें, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको अट्रैक्ट करेंगी कि आरओ की पोस्ट अच्छी है और इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, जितने भी होंगे आरओ से रिलेटेड। और आप अगर इंटरेस्टेड होंगे, जो लोग जॉब में हैं या जॉब में नहीं हैं, अगर इंटरेस्टेड होंगे तो आप निकाल सकते हैं। और मैं इतने बिज़ी शेड्यूल में, मेरा तो स्कूल भी चलता था और उसके बाद मुझे मैनेज करनी रहती थी चीज़ें, तो लगातार खैर अभी लोअर पीसीएस का भी निकला था, लेकिन उसका मेंस की डेट वगैरह नहीं आई है। तो मैं निकाल सकता हूँ, तो आप बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं, आपके पास तो ज़्यादा समय है। तो फोकस करिए, और अभी बहुत टाइम है। अभी से अगर आप धीरे धीरे, जैसा मैंने बताया है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और थोड़ा सा मुझसे हेल्प मिल जाती है, तो आप बेशक करिए, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और भी कोई डाउट हो तो आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आगे के वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।